मित्र नमस्कार। आज हमारी बातचीत में डॉक्टर नीता माथुर शामिल हैं, जो जानी मानी गायिका हैं, दिल्ली में रहती हैं। उन्होंने पहले बातों बातों में कार्यक्रम को देखा और उससे जुड़ना चाहा। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि हम आज उनसे बात कर पा रहे हैं। उन्होंने श्रेष्ठ गुरुजनों से संगीत की शिक्षा ली है और बहुत अच्छी तरह से वो देश के अनेक प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में प्रस्तुतियां कर रही हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्ते। आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। आपने इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब इस मुझे भी कार्यक्रम को आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है और सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। ये जब कार्यक्रम हमने मई से शुरू किया था, लॉकडाउन जब हो गया तो सभी लोग अपने अपने घरों से निकलने में सभी के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो उस वक्त कुछ दिनों के बाद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी का सदुपयोग होना जरूरी है। और ठीक है, कहीं बाहर जाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इस बहाने हम कुछ ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जिनका जीवन और सृजन सभी के लिए प्रेरणादायी रहा हो। उस तरह की शुरुआत हमने की। और ये देखिए, धीरे धीरे यहाँ तक आ गए और आपसे बात होने जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने श्रेष्ठ गुरुजनों से सीखा है, देश दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्म किए हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस पूरे 6 7 8 महीने के 9 महीने के जो विकट समय रहा, इसको आपने कैसे व्यतीत किया है, एक गृहिणी के रूप में भी और एक गायिका के रूप में भी। सुनील जी, मैं समझती हूँ ये जो समय है सभी के लिए बहुत, जिसे कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि हम लोग इस दौर से निकल रहे हैं। कोरोना के साथ हमारी जंग चल रही है अभी भी, जी। किंतु ये समय एक क्रिएटिविटी को, एक सृजनात्मकता को उभारने का भी समय रहा है। हम लोग भले ही घर में रहे, लॉकडाउन में रहे, किंतु इस समय का बहुत सुंदरता से सदुपयोग भी किया और जी। जी। खूब रियाज भी किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं तो जॉब में भी हूँ। हाँ। मैं अध्यापन करती हूँ यूनिवर्सिटी में, विवेकानंद कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, शास्त्रीय जी। संगीत की शिक्षिका हूँ। जी। तो हम लोग ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से भी अपने स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन उनकी क्लासेस भी ले रहे हैं और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं वो भी कर रहे हैं। और साथ में, क्योंकि मैं गुरु शिष्य परंपरा से मैंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की, तो मैं अपना रियाज, अपना गायन और साथ में अध्ययन, अध्यापन, ये सब चल रहा है, ये सारा क्रम। और आनंद भी आ रहा है। पर ईश्वर से बार बार यही प्रार्थना करती हूँ कि ये दौर जो है ये जल्दी से निकले, ये जो संकट की घड़ी है। पर हम सब इस दौर में भी सकारात्मक सोच के साथ जिएं, बस यही इच्छा रहती है। आप थोड़ा सा याद कीजिएगा, जब समय मार्च का पहला हफ्ता था, जब ये देखने में आया था कि एक इक्के दुक्के मरीज हमारे देश में हुए हैं और जीवन तो सबका चल रहा था, लेकिन एकदम से फिर वो भारी पड़ गया। उस जी समय कुछ आपकी कुछ तैयारी थी क्या, आगे कुछ कार्यक्रम वगैरह में जाने की, या कहीं कहीं कुछ गतिविधियों में आप जी जी मई अप्रैल अप्रैल मई जून में आपको कहीं कहीं बुलाया गया हो, ऐसा कुछ जी। था? एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने स्वयं कई सीरीज करी। कुछ हम्म। एमिनेंट म्यूजिशियंस जो हैं, जो बहुत हमारे देश के वरिष्ठ संगीतज्ञ हैं, उनके हम्म। साथ जुड़ने का प्रयास किया। और उसमें सर्वश्री एल के पंडित जी हैं, जैसे आचार्य पंडित गोकुलोत्सव जी महाराज जी, और पंडित विद्याधर व्यास जी, विदुषी शन्नो खुराना जी, और भी विदुषी कंकणा बनर्जी, विदुषी सुमित्रा गुहा जी जैसे जो कलाकार हैं, उनके जीवन और उनके कृतित्व से जुड़ी हुई और उनकी संगीत यात्रा के संबंध में मैंने कई हम्म। संगीत संवाद किए। और इस तरह से मुझे लगा कि ये संगीत की सेवा करने का मुझे एक ये बड़ा अच्छा मौका मिला है कि मैं उनके जो अनुभव हैं संगीत के, वो हम्म। अपने स्टूडेंट्स तक, और वैसे भी जो संगीत के जानकार लोग हैं या श्रोता हैं, सुधीजन हैं, रसिक जन हैं, उन तक ये इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकूं। तो ये प्रयास रहा। और कार्यक्रम भी किए एफबी के माध्यम से, जितना कोशिश की हमने, क्योंकि ऐसे में आप तो जानते हैं कि कलाकारों के साथ बैठना, अपनी संगति कलाकारों के साथ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी थी,
तो हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा तबले वगैरह के साथ कुछ 1-2 कार्यक्रम भी दिए। वेबिनार्स खूब अटेंड करें, जो राष्ट्रीय वेबिनार हैं, संगीत चिंतन खूब किया और लेखन भी किया, गाया भी, गाने में भी लगे हुए हैं। तो ये सब एक कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ कोशिश की कि हम इस समय को सदुपयोग करें। अच्छा, कोई इस पूरे इस समय को लेकर खास तौर से दिन रात गहरी निस्तब्धता में कोई एम्बुलेंस का आना जाना, उसका सायरन, ये सब चीजों ने एक कलाकार को तनाव भी पहुंचाया या नहीं? बहुत मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं तो देखिए फिर भी अपने एक व्यवसाय से जुड़ी हुई हूँ, पर जो प्रायः कलाकार हैं जो डेली बेसिस पर या जो कार्यक्रमों पर ही जो आश्रित हैं, उनके लिए ये हाँ, बहुत दुविधापूर्ण और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा है, क्योंकि हाँ, कार्यक्रम नहीं मिल रहे हैं और उनकी रोजी रोटी चलाना उनके लिए भारी पड़ रहा है, कई कलाकारों के लिए। तो ये निश्चित रूप से बहुत संकट की घड़ी है उनके लिए भी। और हम सरकार से भी, हमारा ये प्रयास रहता है कि मैं तो लेखन भी लिख के भी भेजती रहती हूँ पत्र, कि संस्कृति विभाग की ओर से या कहीं से भी उनको मदद मिले। और जहां तक हो सकता है हम भी अपनी कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। जी। हाँ, ये तो तो है इस वर्ष कि बहुत पूर्ण और संकटकालीन घड़ी है, और हो सकता है जल्दी जल्दी, हो सकता है ये गुजर भी जाएगा, ईश्वर ने चाहा। और हाँ, हमको सकारात्मक रहना होगा, आशापूर्ण रहना होगा। इधर जो महीने 2 महीने से कुछ थोड़ा सा हम सब में साहस आया है। ये तो पहले तो बहुत ज्यादा आदेशों में और बहुत ज्यादा अकेलेपन में रहना पड़ा। कहीं कहीं बिल्कुल। मुझे लगा कि कुछ कलाकारों ने हमसे भी कहा कि कुछ कंक्रीट वर्क नहीं कर पाए, क्योंकि एक सर पे जैसे तलवार लटकी होती है ना, एक भविष्य का कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है। जी जी। तो एक एक जो चैन और सुकून का जो समय है, वो कलाकारों को नहीं मिल पाया। ऐसा कुछ आपके साथ भी रहा क्या, कि आपको लग रहा हो कि जी कोई गहरा या बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, छोटी जी। मोटी वो चीजें तो करते रहे? लिमिटेशंस तो हैं, देखिए अभी ज्यादा हम बाहर नहीं जा सकते, लोगों से मिलजुल नहीं सकते हैं। और कई लोगों का मुझे इंटरव्यू पर्सनली जाके, क्योंकि वो लोग इंटरनेट के माध्यम से नहीं जुड़ पा रहे थे, हमारे जो वरिष्ठ कलाकार हैं वो इतना टेक सेवी भी नहीं है, हम लोग भी सीख ही रहे हैं ऑनलाइन काम जो है। तो उनकी इंटरव्यू लेना या उनसे बातचीत करना और उनका सानिध्य प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो रहा है। और कार्यक्रम भी नहीं हो रहे हैं, तो उनसे मुलाकात भी नहीं हो रही, भेंट भी नहीं हो रही, उनके दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। जो कलाकारों का हाँ, संगीत जो एक हम लाइव सुनते हैं, जो उसका जो हाँ। आनंद, वो तो हम मिस कर ही रहे हैं। यहाँ ये जो अब आने वाले समय में जब दोबारा सब चीजें अब नॉर्मल हो तो रही है, जी संगीत नाटक एकेडमी है दिल्ली से जो है वो रेगुलर अपनी गतिविधियों में आ गया है। वो लाइव लाइव में परफॉर्मेंस में उन्होंने बहुत अच्छा लगातार एक श्रृंखला बना के काम किया है। कुछ इधर भी सब काम ची होना शुरू हुआ है, लेकिन जी वही कि वो जो फिजिकल डिस्टेंस की समस्या है, जो जो सैनिटाइजेशन की समस्या है, इन बिल्कुल सब के साथ सरवाइव करना। और आप बहुत सारे इतने ज्यादा दुविधाओं से भर जाते हो कि फिर आपको लगता है कि घर से निकलो कि ना निकलो, मतलब जाओ ही नहीं। बिल्कुल। ये एक बड़ा ये एक बड़ी परेशानी का टाइम है। और जी जब जी तक वैक्सीन वगैरह ना आएगा तब तक ये ऐसे ही मुश्किलें रहेंगी। बिल्कुल। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपकी एक पूरी जर्नी कहाँ से शुरू होती है? आप क्या शुरू से दिल्ली में रहते हो या कहीं से आकर बस गए विवाह के बाद? जी जी। मेरी जीवन यात्रा और खासतौर पे जो संगीत की यात्रा है, वो तो जी, बाल्यकाल से आरंभ हो गई थी, क्योंकि जी। मेरी माँ जो है वो स्वयं भी सीखी हुई है, शास्त्रीय संगीत सीखी हुई थी। वो हाँ, देहरादून को बिलोंग करती हैं। अच्छा, और अच्छा, जी, फादर प्रोफेसर ब्रजेश्वर प्रसाद माथुर, वो जी, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर है। मदर और फादर दोनों ही टीचिंग प्रोफेशन में थे। और हम्म, हम लोग उनका जो कार्य था उनका, जिस कॉलेज में वो पढ़ाते थे मेरे फादर, वो एक हम्म, बहुत छोटी सी जगह धामपुर, जिला बिजनौर में हम अच्छा, लोगों की आरंभिक शिक्षा है वो वहां हुई। तो मदर ने ही सिखाया मुझे, गायन की जो ट्रेनिंग, जो आरंभिक शिक्षा है वो हाँ, माता से ही मिली। और वो स्वयं भी बहुत अच्छे अच्छे गुणी कलाकारों से सीखी हुई थी। हाँ, और उनके बचपन से, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 5 या 6 साल की अवस्था से उन्होंने मुझे सब सरगम
और रागों का जो बेसिक राग हैं, जैसे भैरव है, भोपाली, यमन और बिलावल, और फिर बाद में वो प्रयाग संगीत समिति के एग्जाम भी दिलवाती थी मुझे। तो ऐसे करके उन्होंने अपने ही बूते पर मुझे सिखा सिखा के प्रयाग संगीत समिति के संगीत प्रभाकर और ये सब परीक्षाएं होती इनकी हमने। पर मेरे फादर हमेशा पढ़ाई पर जोर देते थे कि एकेडमिकली यू शुड बी वेरी साउंड। तो ईश्वर की कृपा रही, घर में माहौल इतना पढ़ाई लिखाई का था, क्योंकि फादर भी एजुकेशन में थे और उनका सर्कल भी सारा एजुकेटेड लोगों में था, प्रोफेसर्स के साथ उठना बैठना था। तो हम सब बच्चों का पढ़ाई पे तो पूरा फोकस था ही, और मैं हमेशा आई ऑलवेज यूज टू टॉप इन माय क्लास, और हमेशा मुझे बल्कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का वजीफा भी मिलता था। और एक ये हमारी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति है, वो भी मुझे मिली। 10th में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे, फिर 12th में भी। किंतु मेरे मन में हमेशा संगीत के प्रति एक अलग सा झुकाव था। और बहुत छोटी उम्र में मैंने रेडियो से भी गाना आरंभ कर दिया था। मेरे फादर मुझको लेके दिल्ली आते थे, तब तो युवावाणी थी। तो युवावाणी में 16 साल मतलब छोटी उम्र के बच्चे जो थे उनको गाने के लिए कार्यक्रम मिलते थे। और मेरे फादर, मुझे लग रहा है 12-13 साल की उम्र से ही मैंने शुरू कर दिया था रेडियो पे गाना। और 30 रुपए शायद हमको फीस मिलती थी, और मेरे फादर जब मुझे लेके आते थे तो उनका 150-200 रुपये आने जाने में खर्चा, रहने का, ये सब होता था। पर वो मुझे बहुत ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं, इतना प्रोत्साहन देते थे कि नहीं, इसका गाना नहीं बंद होना चाहिए। फिर मेरी मेरी जो बात की एजुकेशन, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की एजुकेशन थी, वो बरेली में हुई। बरेली में जो सौ गोपीनाथ कॉलेज, उस समय का बहुत माना हुआ कॉलेज, जहाँ सिर्फ फर्स्ट क्लास, वहाँ की प्रिंसिपल कहती थी बस फर्स्ट क्लास ही लूंगी मैं इस कॉलेज में, अदरवाइज नो एडमिशन। तो मेरे अच्छे मार्क्स थे 12th में, तो वहाँ मुझे मिला। और वहाँ संगीत विभाग की जो अध्यक्षा थी, आपने शायद नाम सुना हो, डॉक्टर सुधा रानी शर्मा, जो कि पंडित सुना। ठाकुर इन लोगों से सीखी हुई थी और बहुत विदुषी महिला थी। तो उन्होंने मेरे अंदर शास्त्रीय संगीत के प्रति जो एक रुझान होता है, उससे पहले मुझे ये लगता था कि नहीं, संगीत इतना मालूम नहीं था कि ये इतना गहराई में है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें शास्त्रीय संगीत ही चयन करना है, और कहीं किसी भी तरह का संगीत नहीं गाना, सिर्फ शास्त्रीय संगीत पे अपना ध्यान केंद्रित करो। वो उम्र भी मेरी 17-18 साल रही होगी। बस वहां पर अपना बीए लेवल की पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने बीएड भी किया, और फिर मेरा विवाह दिल्ली के निवासी मेरे पति श्री प्रमोद माथुर से हुआ। और परिवार में इनके, मेरे पति के भी संगीत का बहुत शौक, जिसे कहते हैं, चाहे फिल्मी नगमे गाइए, चाहे गजल गाइए, चाहे कुछ भी, ऐसी हाँ, शौकिया। तो क्रिएटिव परिवार मिला आपको। हाँ, मतलब उन लोगों ने कभी मुझे मना नहीं किया। मेरे पति का तो विशेष रूप से बहुत योगदान रहा है। मेरे पिताजी ने कह भी दिया था मेरे पति देव को कि इसका गाना नहीं रुकना चाहिए और ना पढ़ाई रुकनी चाहिए, और हम शादी तो कर रहे हैं, पर पढ़ने दीजिएगा इसको, जब भी इसका मन करे जो भी करना चाहे ये पढ़ाई में। तो फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए में एडमिशन लिया। फिर तो मेरा एमफिल म्यूजिक में सब उसी में चलता रहा, और अध्ययन। और उसके बाद फिर मुझे जॉब भी, नेट क्वालिफाई किया मैंने, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो ऑल इंडिया टेस्ट है। तो मुझे विवेकानंद कॉलेज में जॉब मिली। और रेडियो का चलता रहा, रेडियो से तो गाना अपना, पहले बी हाई ग्रेड मिला मुझे, और अब तो मैं ईश्वर की कृपा से, गुरुओं की कृपा से ए ग्रेड से गा रही हूँ। तो ये यात्रा निरंतर चल रही है, और काफी कार्यक्रम किए, बहुत कार्यक्रमों में मुझे बुलाया गया। गुरुओं के इतने अच्छे मुझे गुरु मिले यहाँ दिल्ली में। विदुषी कृष्णा बिश जी, वो मेरी गुरु, सर्वप्रथम गुरु रही। उनके मार्गदर्शन में मैंने ख्याल गायन अच्छा। सीखा, कई साल तक निरंतर सीखा। और उन्होंने मेरी कमियों को बहुत, जो जो मेरे अंदर कमियां थी उनको निखारने की कोशिश की, उनको ठीक करने की कोशिश की। और उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला। और पिछले कई वर्षों से हमारे देश के जो मूर्धन्य शास्त्रीय गायक हैं, पद्म भूषण आचार्य पंडित गोकुलोत्सव जी महाराज जी, उनका सानिध्य और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके तो मैं और भी धन्य हो गई। उन्होंने मुझे कई जो अप्रचलित राग हैं उनकी ट्रेनिंग दी, और हवेली संगीत में भी खास तौर पर मुझे उन्होंने उसमें भी मार्गदर्शन दिया, कई पद मैंने सीखे।
और कई अप्रचलित राग जो कि जैसे आपका ये है, हेम कामोद है, और दुर्गा केदार है, देव साख है। तो ऐसे हम्म, कई अप्रचलित राग मैंने सीखे, और उन पर कुछ 2 पुस्तकें भी लिखी। महाराज जी बहुत सी रचनाएं उन्होंने बनाई हैं। लगभग 5,000 से भी अधिक शास्त्रीय संगीत की रचनाएं महाराज जी ने मधुर पिया के नाम से बनाई हैं, उपनाम से। तो उस पर मैंने 2 पुस्तकें भी महाराज जी के जीवन और उनके कृतित्व पर लिखी। हम्म, आपको दिखाना चाहूंगी। ये तो जरूर 2000 में आई थी, हाँ। शास्त्रीय संगीत के बहुआयामीय स्तंभ। तो इसमें गुरु जी के जीवन परिचय और उनकी कई रचनाओं को हमने संकलित किया है नोटेशंस हम्म, के साथ। फिर ये 2011 में एक और आई, शास्त्रीय संगीत के सूर्य। हम्म, इसमें उल्टा आ रहा होगा शायद। हाँ, ये पर पढ़ने अच्छा। में आ जाता है। जी जी। जी। और उससे पूर्व भी मैं लिख चुकी थी हिंदुस्तानी संगीत में होरी गायन पर, ये हम्म, पुस्तक भी लिखी थी। और दिल्ली घराने के उस्ताद चांद खां साहब की जो रचनाएं थी, उनकी स्वरचित रचनाएं, उन हम्म, पर उनकी स्वरलिपि मैंने बनाई थी, जो कि उस्ताद चांद खां साहब के सेंटिनरी वॉल्यूम में छपी थी वो। इसके अलावा कई जर्नल्स में और प्रेजेंटेशन रहे हमारे, और कई पेपर्स पब्लिश हुए, कई कई विविध विषयों पे संगीत, क्योंकि मैं अध्यापन से जुड़ी हुई हूँ। तो वो तो हमारा एक, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, कि हमें लिखना ही है और हाँ। गाना तो ही रहा। जी लेकिन एक ये था कि एक जिम्मेदारी आप अपने मन से लेकर चली, एक साधना जो आपको शुरू से बचपन में आपके मन में जो एक बीज था, वो आपको ले आया यहाँ तक। जी श्रेष्ठ गुरुजनों का जो सानिध्य है वो अपनी तरह का परिष्कार देता है, ये बात तो है। और गोस्वामी गोकुलेश्वर जी महाराज हमारे इंदौर शहर के ही हैं। मेरे प्रति भी उनका बड़ा अपनापन है वर्षों से। और ये सही बात है कि वो मतलब उस्ताद आमिर खान साहब की गायकी को बिलोंग करते हैं, और हवेली संगीत में उनका एक अपना कमाल है। तो ये तो है कि जहाँ आपको एक बार अच्छे गुरु, अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, तो फिर आपकी सृजनात्मक यात्रा को एक प्रवाह मिल जाता है, ये तो है। बिल्कुल। तो ये कोई अच्छा रहा वास्तव में कि आप। बिल्कुल नहीं गति है। गुरु गुरु तो शास्त्रीय संगीत में बिना गुरु के तो आप एक कदम भी आगे नहीं चलते। और मैं समझती हूँ अपने आप को, मैं अभी भी छात्रा ही समझती हूँ, एक स्टूडेंट ही समझती हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे कुछ, मैंने बहुत सीख लिया है। हमेशा मन में लालसा रहती है कि नहीं, अभी और बहुत कुछ सीखना है, ये जीवन हाँ, पर्याप्त नहीं है। ये तो है कि सीखने की उम्र कहते हैं ना कभी खत्म नहीं होती। आप एक बार चल पड़े तो चल पड़े। तो ये तो है। और मंची प्रस्तुतियों को लेकर एक सिलसिला आपका कब से शुरू हुआ? ये भी बहुत छोटी अवस्था से। ये हाँ। मैं आपको बताती हूँ कि बचपन से ही मैं स्टेज प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करती थी। हम्म, और बाद में हमने ये बॉम्बे में भी हरिदास संगीत सम्मेलन में कल के कलाकार, और उसके बाद तो फिर लगातार भोपाल में, इधर वाराणसी में, और हम्म, इलाहाबाद में, चंडीगढ़, दिल्ली, और दिल्ली में हैबिटेट सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, और पीएसके, हाँ, जितनी भी जगह मुझे, उस्ताद अलादिया खां संगीत समारोह बॉम्बे में, और गोवा में भी कला एकेडमी के जो कार्यक्रम हैं वहाँ मुझे बुलाया गया। वहाँ भी मैंने शिरकत की गुरुओं की कृपा से, और कई समारोहों में कार्यक्रम दिए। इसके अलावा जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम्म, भी मैंने लेक्चर प्रेजेंटेशंस किए, कि ताकि उनको भी संगीत के प्रति अभिरुचि जागृत हो, और वो भी अच्छा गाते हैं, उन लोग के अंदर संगीत की समझ है। किंतु शास्त्रीय संगीत एक ऐसी, हम कहते हैं सुरा है, एक ऐसी सुधा है कि जिसका हाँ। अमृत पिलाना बहुत आवश्यक है। और नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपको आपकी मर्यादा को तो बना के रखती है, और कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है बहुत कॉन्शियसनेस जो रहती है ना, कि हमें हमारा पथ पता है कि कैसे चलना है। क्योंकि समय के साथ भटकाव बहुत से आते हैं, और बहुत सारे आकर्षण भी होते हैं, तो फिर आपके लिए चुनाव जो है वो मुश्किल हो जाता है कि आप करो क्या, कहाँ तक इस धारा को ले जाओ। जी तो जी कहीं ना कहीं अगर आपकी नींव, बुनियाद या व्याकरण आपका उस तरह का है, तो वो आपको यथासंभव बनाए रखेगा जगह पर। जी जी। ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है संगीत एक ऐसा
हम सफर है। जो हाँ, हमारे गुरुजी कहते हैं, संगीत एक ऐसा हम सफर है कि जिसके बिना जिंदगी का सफर सिफर हो जाता है। सही तो बात। आप कभी भी ना अकेलेपन का एहसास नहीं होगा, कभी आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। हाँ फेजेस वो तो। आएंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा कहती हूँ कि म्यूजिक, चाहे वो किसी भी तरह का म्यूजिक आप सुनिए, फिल्मी नगमे हमारे आप देखिए पुराने 60-70 के दशक के हैं, उनको भी सुन के इतना हीलिंग होती है, इतना हीलिंग टच होता है उन गीतों में भी, कि वो हमारे अंतःकरण को बिल्कुल स्पंदित कर देता है, हृदय को सही छू बात जाता है। है, स्पर्श करता है। तो आत्मस्पंदन होता है जब सही सुर एकदम मिल जाता है। लता जी के गाने सुनिए, मोहम्मद रफी, हम्म। आशा भोसले जी, क्या गाई हैं ये लोग। कितना सुरीला और कितना मर्म को भेदने वाला संगीत है। तो क्योंकि वो क्लासिकल पर बेस्ड है, मैं बार बार बच्चों को, हमें वो उत्साह जगा के रखना पड़ेगा शास्त्रीय संगीत और अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी कलाओं के प्रति। हमें उनके मन में जो एक प्यार है, जो कसक है, वो बनानी बहुत जरूरी है। उसके लिए ये टीचर पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाए। तो मेरी एक। कोशिश ये रहती है बच्चों को कि भाई अगर मैं मालकोस सिखा रही हूँ, तो भाई हाँ। मन तरपत हरि दर्शन को आज थोड़ा वो बताया, फिल्म का थोड़ा सा, तो उसका वीडियो भी दिखा दिया अगर, तो बच्चों के हाँ मन में अच्छा ये मैडम ये इस रात पे बेस्ड है, फिर अपनी आप रचना उनको सिखा दीजिए। ऐसे ही मीण, मुरकी, खटका, गमक, कई गीत ऐसे हैं फिल्मी नगमे जिनमें एक ही लाइन में लता जी ने अगर, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है, दूर से प्यार का पैगाम दे जाता है वाह। मेरी आंखों। तो इसमें देखिए कर्ण, मुर्की, खटका, और जो एक मीण का काम है वो बच्चों को दिख रहा है, तो उनको हम समझा सकते हैं कि देखो इस गीत को अगर आप सुनेंगे तो मीण भी आ रही है, खटका भी आ रहा है, गमक का भी उन्होंने उसी गीत में कैसे कैसे सजा दिया है। तो शुरुआत में उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, और फिर हम धीरे धीरे करके उनको ट्रैक पे लाते हैं कि भाई अब तुम अपना हमारा जो शास्त्रीय संगीत का जो सफर है और उसकी जो सीढ़ियां हैं उन पर चढ़ना सीखो, उस पे आरोहण करो, अवरोहण करो, उसमें आपको और आनंद आएगा। तो इस सही तरह से बात है। कोशिश मैं समझती हूँ एक शिक्षक के तौर पर हमारी सबकी जिम्मेदारी है, और समाज की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी भी आप देखिए हमारे समाज में संगीत के प्रति एक जनरल जो हमारी पब्लिक है उसमें अभी वो बात नहीं आई, उसके प्रति समर्पण या सम्मान की भावना नहीं है। ये स्टूडेंट्स मैं आते हैं, कहते हैं नहीं भाई मैडम म्यूजिक नहीं सिखाना इसको। हाँ। कॉलेज में भी जैसे और सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, म्यूजिक लेने में उनको बड़ी मुश्किल होती है। एक बार जब वो ले लेते हैं तब उन्हें अच्छा लगता है कि भाई हाँ ये तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ, शुरू में नहीं वो भेजना चाहते बच्चों को। जी जी, मतलब उनको अट्रैक्ट करना, उनको मोटिवेट करना, ये भी एक समाज का दायित्व है कि हर परिवार में कला के प्रति, साहित्य के प्रति, संगीत के प्रति, एक जो हमारा दौर था मुझे लगता है उस टाइम में हम लोग बहुत कवि सम्मेलन वगैरह भी अटेंड करते थे, हमारे फादर हाँ। हमको जरूर ले जाते थे ताकि अच्छा अच्छा। अभिरुचि ना हो। जी जी, मुशायरों में ये जाते थे हम। ये तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है कि जो जी बराबर की कलाएं या साहित्य के जो आयाम है, तो एक व्यक्ति अगर किसी मान लो गायन में है तो उसको बाकी चीजों में रुचि लेना चाहिए। बिल्कुल। जी ये एक बड़ी बात है कि जैसे कवि सम्मेलन में वो ले जाते थे आपको साथ में। जी जी। हाँ, तो ये और साहित्य बहुत से अच्छा। साहित्य में एक जुड़ाव रहा। कहीं ना कहीं जी आपके जो लिखने पढ़ने के जो आपकी के स्वभाव में आया लिखना पढ़ना, वो उसके पीछे वो साहित्य रीजन रहा होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल। जी। वो और एक बात है। देव तो स्वयं भी इतनी अच्छी रचनाएं बनाते हैं। जैसे हाँ एक उन्होंने राग सरस्वती में बनाई है, सुमिरत भय दिन रैन, क्योंकि देखिए प्रायः हमारे शास्त्रीय संगीत की जो पुरानी बंदिशें हैं हाँ उनमें साहित्य इतना बहुत उच्च कोटि का नहीं है। आप हाँ। देखेंगे सास ननद के झगड़े, या वो इस तरह का है जिसमें
जिसको सिखाने में भी कई बार हम लोगों को थोड़ा सा संकोच होता है। तो उन्होंने, गुरुजी ने हमारे बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं बनाई हैं। जैसे हम्म। एक है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे, सुमिरत भय दिन रैन हाँ, बीते। सुना दीजिए। ये राग सरस्वती पर आधारित है, मतलब उस पर, उसमें निबद्ध है। सुमिरत भय दिन रैन जोग बीते, सुमिरत भय दिन रैन जोग बीते, अतई चतुर गुण निधान हो तुम, सुमिरत भय दिन रैन। रैन पे समाया है। सुर साधे हरि को आराधे, मधुर पिया सुर सुमिरन साधे, मधुर पिया सुर सुमिरन साधे, माया की काया बदले वो, यह विधि भाव बंधन को जीते, सुमिरत भय दिन जोग बीते, सुमिरत भय दिन। तो ये इस तरह से कई रचनाएं गुरुजी ने, राग मालाएं बनाई हैं, और कई तराने भी बनाए, संस्कृत में भी हैं, वो उर्दू फारसी के लफ्जों से जिनमें है, ऐसे भी उन्होंने रचनाएं बनाई हैं। तो उनको भी हमने लिपिबद्ध किया है। इसके अलावा सैकड़ों और भी जैसे त्रिवर्ग, चतुरंग, ये कई तरह की विधाएं हैं हमारे शास्त्रीय संगीत में। तो बच्चों की हाँ, अभिरुचि के अनुसार, जैसे किसी बच्चे को तेज गति की चीजें पसंद है तो उसको तराना सिखाना चाहिए। तो ये सब हमारे यहाँ इतना सुंदर शास्त्रीय संगीत में परिपाक है, और ख्याल शैली है, ध्रुपद शैली है, धमार है। तो कई विधाएं हैं जिनमें अगर चाहे स्टूडेंट तो वो आगे उसमें जा सकता है। ये तो है। उपविधाएं जो है वो, उसमें बहुत सारे आयाम है। और अपना मूल मूल को बरकरार रखते हुए कुछ वो इस तरह के उपाय कर सकता है कि किसी एक क्षेत्र में अपना नाम बड़ा कर ले जा करके। बिल्कुल। जी जी। अभी आपके पास कितने लोग सीखने आते हैं? मैं तो अभी तो कॉलेज में जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, वो तो पर ईयर में हर क्लास में 20 या 22 23 इस तरह से होते हैं। पर हम्म। कुछ शिष्य को मैं पर्सनल सिखा रही हूँ, उनसे निशुल्क सिखाती हूँ, उनको से कुछ लेती नहीं हूँ। ऑनलाइन भी सिखा रही हूँ, जो जिनमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की ललक है, और हाँ। जो टैलेंट भी हैं, प्रतिभावान हैं। तो क्योंकि ईश्वर की कृपा से मुझे लगता है, मैं पहले से ही मैं व्यवसाय में हूँ, इतने अच्छे जॉब में मैं हूँ, कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तो ईश्वर की कृपा से मुझे ऐसे कोई वो नहीं है मॉनिटरी। बट मैं चाहती हूँ जो बच्चे टैलेंटेड हैं और जो सिंसियरली सीखना चाहते हैं, उनको मैं निशुल्क भी सिखाने को तैयार हूँ, जो गरीब बच्चे हैं जरूर। तो कोशिश यही है, कुछ बच्चे सीख रहे हैं मेरे से, ऑनलाइन भी सीख रहे हैं, तो मैं हाँ। उनको मार्गदर्शन दे रही हूँ। जी। हाँ। पर क्या ऑनलाइन सीखने में कुछ तकनीकी रूप से कुछ एक स्पेसिंग रह जाती है क्या, मेच्योर होने में, कोई बात कहने सुनने में, संगीत में? तो आ रही है, तबले के साथ जुड़ना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए तबला अच्छा। वादक आपके साथ नहीं बैठे हैं, तो आप उनको अगर सिखाना चाहते हैं दूर से, हम्म। ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है बंदिशें सिखाने में। पर ये दौर अभी, चूंकि अभी हमें रिजॉर्ट करना पड़ रहा है इस तरह से हाँ, ऑनलाइन, पर्टिकुलर इसी समय की समस्या है वैसे। पे बुलाती हूँ। नॉर्मल कोर्स में हफ्ते में एक दिन, या जैसा भी सुविधा होती है। जी। हम्म। अभी कहीं आपने बाहर निकलना शुरू किया जाना? नहीं, अभी तो ज्यादा नहीं। बहुत कभी कभी कॉलेज में हम लोगों को जाना होता है,
जब जब कोई मीटिंग्स, खास मीटिंग होती है, अभी एग्जाम भी चल रहे हैं, ऑनलाइन ही चल रहा है अभी सब कुछ काम। तो क्लासेस भी ऑनलाइन है, एग्जाम भी ऑनलाइन चल रहे हैं, एडमिशन्स भी अभी हमारे यूनिवर्सिटी के जो हुए हैं वो भी सब ऑनलाइन माध्यम से सब जा रहा है, ये कार्य हो रहा है। और इंशाल्लाह भगवान ने चाहा तो जल्दी ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसका भी अपना मजा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस माध्यम से कई बच्चे जुड़ रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में जो बच्चे बहुत दूर से नहीं आ पाते थे, आज चूंकि ऑनलाइन शिक्षण हो रहा है तो बिहार, बंगाल और पंजाब से भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो ये इसका एक लाभ भी है, फायदे भी हो रहे हैं इस चीज के। जो कि बच्चे प्राय है, क्योंकि उनको रहने की सुविधा नहीं होती थी दिल्ली में, तो वो एडमिशन नहीं ले पाते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पर आज कई बच्चे और कई स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो एक अच्छी बात है कि इस तरह से उनका एक जुड़ाव बनेगा, और संस्कार तो खैर मिलेगा ही उनको। बिल्कुल आपने इस पूरे वातावरण में एक बात ये भी देखी होगी कि तेजी से इस माध्यम का, जो तकनीकी माध्यम है इंटरनेट के, ये सबका कलाकारों ने उपयोग किया, सदुपयोग किया। और बिल्कुल पहले तो देश में ही जुड़ना मुश्किल होता था, फिर दुनिया से जुड़ गए। बिल्कुल। जी जी। ये भी है। और इन माध्यमों को भी श्रेय जाता है कि इन्होंने तरह तरह की चीजों का आविष्कार बहुत जल्दी कर डाला, कि कैसे बिल्कुल। एक दूसरे से जुड़ा जा सकता है। अगर ये सब ना होता तो पता नहीं क्या होता। जी जी। ये भी एक बात कही जा सकती है। जैसे हम आप वेबिनार्स इस के थ्रू। जी बताइए। आप कह लो, फिर मैं पूछता हूँ। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि राष्ट्रीय वेबिनार भी हो रही हैं, इंटरनेशनल वेबिनार्स भी हो रही हैं। इससे वही। क्या हो रहा है, जो दूरस्थ टीचर्स हैं या जो कलाकार हैं, उनको भी हाँ। हम इतने आसानी से सुन पा रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर पा रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, एफबी के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो ये अपने आप में, ये तकनीक का खैर फायदा तो बहुत है, बहुत फायदा हाँ। है। पर हाँ। एक जो पर्सनल कनेक्शन होता है गुरु के साथ शिष्य का, जो जो एक हाँ। सामने बैठ के जो हम सीखते हैं, गुरु शिष्य प्रणाली से सीखते हैं, गुरु सामने बैठे हैं और जो वो ज्ञान देते हैं, उनकी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, उनके वाइब्रेशंस हमको, तो वो चीज की कमी तो लगती है। और ये तो है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल, जैसे मुझे लगता है मेरे अपने ही बच्चे हैं और बहुत मुझे लगता है जितना मैं ज्ञान दे सकती हूँ उनको, कि जितना मैंने अपने गुरुओं से प्राप्त किया है, मेरे गुरुओं ने मुझे इतने प्यार से और उदारता से मुझे सिखाया है, तो उस ज्ञान को मैं आगे ट्रांसफर कर पाऊं। और उसके लिए बच्चों में भी खैर उतना वो होना चाहिए, एक रिसेप्टिविटी होनी बहुत जरूरी है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज थोड़े दिन सीखा उसके बाद फिर छोड़ दिया, तो क्या होता है, वो गुरु की मेहनत है वो बेकार जाती है। वो तो जरूरी है। शिष्य कई ने जो, परिवारों में इस जी तरह की अवधारणा पाई जाती है, खासतौर से वो अपनी बच्चियों को सिर्फ इसलिए सिखाते हैं कि कोई ना कोई कला आ जाए, और शादी ब्याह में बताने को हो कि वो बेटी डांस भी अच्छा कर लेती है, गा भी अच्छा लेती है। फिर शादी होने के बाद फिर रखा रह जाता है। वो जी कोई जी। वो कोई गंभीर साधना या अभ्यास या उपलब्धि नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो अधूरी होती है, कंटिन्यू होती नहीं है। कला में निरंतरता ही तो सबसे बड़ी चीज है। तो वो आपकी अपनी लगन को साबित करती है। जी जी। अगर आप सुनील उसके प्रति। जी, आपको बताएंगे, देखिए ये थोड़ा हम दिल्ली या आसपास के क्षेत्रों में है कि महिलाओं का विवाह हुआ और उसके बाद सोचा जाता है कि नहीं भाई बस अब गाना बजाना बंद। जबकि आप देखिए महाराष्ट्र में या साउथ में स्त्रियां इतना काम करती हैं, इतना गाती हैं। देखिए कितनी वृद्धावस्था हो जाए, वो अपना गाना बजाना नहीं छोड़ते हैं वो लोग। आपने अभी भी देखा होगा, महाराष्ट्र में भी देखिए चाहे साउथ में देखिए, और उधर अभी भी गायन वादन नृत्य तीनों ही में वो कुशल रहती हैं और उसको वो तो आगे है। सिखाती भी हैं। तो ये हमारे इधर मुझे लगता है नॉर्थ में थोड़ी सी अभी इस मामले में कमी है। और ये मुझे लगता है आगे बच्चे करेंगे जरूर, जैसे जैसे हमारी शिक्षा का प्रसार हो रहा है और संगीत के प्रति रुझान भी बच्चे दिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत से नए जो आ रहे हैं, कलाकार भी, कि विवाह पर आने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि बस जिंदगी हमारी यहाँ तक ही सीमित हो गई। आप सब हाँ। कामों को स्त्रियां बहुत अच्छे से कर सकती हैं, मल्टीटास्किंग कर सकती हैं। मैं स्वयं को देखती हूँ कि सही बात। अगर आपको परिवार का सपोर्ट मिले तो कोई हम्म। ऐसी चीज नहीं है कि आप ना कर सकें, आप सारे सही कार्य बात। में कुशल हो सकती हैं। ये बात तो है खैर। इधर कुछ गुरु शिष्य परंपरा में भी बदलाव आप देखते होंगे पहले की अपेक्षा।
इसको आप क्या रेखांकित करना चाहोगे, किस तरह से? मैं समझती हूँ जो गुरु के प्रति एक समर्पण की भावना है, श्रद्धा की भावना है, कि गुरु तो देखिए आपको सिखा रहे हैं। अब मुझे तो, मैं तो इस मामले में बहुत लकी रही हूँ, बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे इतने अच्छे गुरु मिले हैं कि उन्होंने हाँ। बहुत उदारता से सिखाया है। पर हो सकता है कई बार शिष्य को भी कोई गलत गुरु भी मिल जाते हैं जो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं। तो ऐसे में तो ये समझ फिर शिष्य में होनी चाहिए कि मैं किस तरह से अपने गुरु का चयन करूं। और गुरु में भी इतनी पारखी दृष्टि होनी चाहिए कि शिष्य जो है, जो वाकई में कृपा पात्र है, उसका पात्र सही। ऐसे होना चाहिए कि जिसके अंदर, तभी कहते हैं ना श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर उसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है तो वो ज्ञान कैसे हासिल करेगा। तो ये बात सही है। जी जी। ज्ञान, ज्ञान सबसे बड़ा है, उसी से वो बाकी जो एक मनुष्य में, एक कलाकार में जो बाकी गुण आते हैं महत्ता के, और अ, भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक एक तरह से होते हैं गुरु, जो संस्कृतियों जी के जानकार होते हैं। तभी बिल्कुल। हम लोग नहीं जाते उनके पास, उनसे उनसे कुछ तो दो बातें भी अगर हमको सीखने जानने को मिल गई तो हमारे जीवन में कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। ये जी हम जी लोग के दृष्टि में रहता है। तो ये तो है कि गुरु का अनुभव समृद्ध होना, परंपरा जीवी होना, और जी कहीं ना जी कहीं जो भारतीय संगीत की और जो कलाओं की धरोहर है, जी उसका जी अपना जो स्रोत है, सारा स्रोत अध्यात्म से है। ये भी आप जानते हैं अच्छी तरह कि सब कुछ जो आया है, ये जो हम सबको और अनेक आने वाली पीढ़ियों को हमेशा आनंद प्रदाता है। कहीं ना कहीं मैं थोड़ी देर पहले भी एक वेबिनार इंदौर में क्लास ले रहा था, तो वहाँ ये बात आई थी कि जो जी अभिव्यक्ति के जो ये सारे माध्यम हैं जिनके साथ हम मंच पर होते हैं, कुछ लोग सुन रहे होते हैं, ये सब समाज को मनुष्य बनाए रखने के लिए बड़ी भूमिका अदा करते बिल्कुल। हैं, मनुष्यता के पक्ष में काम करते हैं। अगर संगीत ना हो जीवन में, अगर रंगमंच ना हो जीवन में, साहित्य ना हो, तो मनुष्य जो है वो वैसे वैसे ही पशु हो जाता है, पर वो 100% हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं उसको तरल बना के रखते हैं। सही, बिल्कुल कहा आपने। मनुष्यता का जो एक जीवन, जिसे कहते हैं कि हमारे यहाँ तो गुरुजी ये कहते हैं कि जैसे कीबोर्ड पे आप बैठते ही ना, आपका एक इंटरनेशनल कनेक्शन बनता है इंटरनेट के जरिए। तो जैसे ही हाँ। आप संगीत की सुर लहरियां छेड़ते हैं, वैसे ही आपका अपने सेल्फ से आप जुड़ते हैं, आपका आध्यात्मिक कनेक्शन बनता है। और आप एक अंतर यात्रा करते हैं, जो कि अभी हम बहुत बहिर्गामी हो गए हैं। तो अंतर्मुखी होना पड़ता है संगीत के लिए, कि बहुत शांत कर देता है आपको, मौन में आप चले जाते हैं, और आपको एक शांति और सुकून का पैगाम देता है संगीत। तो ये संगीत बात और तो है। साहित्य कला विहीना ते नर पशु पुच्छ विषाणहीना, ये तो हमारे यहाँ बोला गया है कि साहित्य और संगीत से रहित जो व्यक्ति है वो तो साक्षात पशु तुल्य है। वो बहुत आवश्यक है। वही है कि इंसान बने रहने का जरिया मिलता है इसके द्वारा, क्योंकि आपको लगता है कि जीवन वही नहीं है जो हम भौतिक रूप से जीते हैं। सब तरफ देखिए ना, अब जैसे ये कोरोना काल में उससे सारे मनुष्यों को इस समय ने सिखा दिया कि जो तुम 10 तरीके की गाड़ियां हैं वैभवशाली, 200-400 कपड़े हैं, 10-25 जूते हैं, वो सब किसी काम के नहीं, सब शेल्फ में रखे रह गए। लोगों बिल्कुल ने लोगों ने 2-3 कपड़ों में इंजॉय किया पूरा 8 महीना, क्योंकि कहीं बाहर जाना ही नहीं था। सही बात तो है। ये भी था कि कुछ काम नहीं आता है, एक जी अंधी जी। दौड़ जिसपे ये ब्रेक लगा है। आने वाले समय में आपको क्या लगता है, क्या स्वरूप होगा मंच का, मंची सरोकारों का? अ, शास्त्रीय संगीत का तो देखिए, जो भविष्य है हमेशा ही उज्जवल रहा है। मुझे नहीं लगता, मैं बहुत आशावादी हूँ इस मामले में भी, कि ऑनलाइन के माध्यम से क्या होगा कि और हम्म। लोग हमारे साथ जुड़ेंगे शास्त्रीय संगीत के कलाकारों के साथ। आजकल देखिए सब लोग ऑनलाइन ही शिक्षण कर रहे हैं, और उससे हम्म। क्या है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, क्योंकि अक्सर क्या होता है, गुरु तक पहुंचना भी आसान नहीं होता है। मान लीजिए आपके हाँ। गुरु दूर रहते हैं, तो आप कैसे सीखेंगे उनसे। बच्चे, बहुत से बच्चे इसीलिए रह जाते हैं, बहुत से शिष्य नहीं सीख पाते हैं। हाँ। तो ये एक बहुत सशक्त माध्यम है ऑनलाइन ट्रेनिंग का, जो है कि हम गुरुओं के साथ जुड़ सकते हैं। और ये इस माध्यम से शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार बढ़ना चाहिए।
पर जहां तक जो फाइनेंशियल उसका जो एस्पेक्ट है, हाँ उसमें तो निसंदेह हमें अभी कुछ करना होगा कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो थोड़ा मदद करें, कि जो कलाकार ऑनलाइन कार्यक्रम दे रहे हैं तो उनका भी पेमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कब हाँ तक वो फ्री कॉस्ट अपने कार्यक्रम देते रहेंगे, ऐसे तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि कई जीव कलाकार ऐसे हैं जो पूरी रोजी रोटी उनकी सिर्फ संगीत पर निर्भर है, तो तो वो किस रोजी रोटी इसमें कुछ चलाए। उस तरह की डिवाइसेस निकाली है लोगों ने कि कुछ शुल्क देकर आप उस पर एंटर हो सकते हो। पर जी हमें जी। ऐसा लगता है कि अगर वापस फिर से मंच सजने लगा, फिर से हम एक बार खतरे के बाहर आ गए, तो शायद ये चीजें फिर मतलब प्रभावहीन हो जाए। नहीं, मुझे लग रहा है अब लोगों को इसमें भी आनंद आ रहा है। ऑनलाइन जो शिक्षण और ऑनलाइन जो तकनीक है, हाँ इसके हाँ। जैसे मैंने आपको कहा बहुत बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स हम्म। तो हैं ही। आपके गुरु दूर बैठे हुए हैं या शिष्यों को अगर पढ़ाना है, शिक्षण के लिए तो बहुत अच्छा है। कार्यक्रमों के लिए थोड़ा सा ये है कि मंच खुलने चाहिए थोड़ा, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके या कैसे करके कार्यक्रम होने चाहिए। कार्यक्रम क्योंकि एकदम से बंद हो जाएंगे तो एक सब कलाकार भी हतोत्साहित हो जाएंगे। और जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए और भी ज्यादा, जैसे पहले चल रहा था, वो भी ऑफलाइन भी कार्यक्रम चलते रहने चाहिए, केवल हाँ, ऑनलाइन ही। जी प्रचार प्रसार के अब इसमें साधन बहुत है आपके, जो ये माध्यम है हमारे सारे। जी। हमारी बात थोड़ी देर में कहीं से कहीं तक पहुंच जाती है, लेकिन वो बाकी जब मंची परफॉर्मेंस की सूचना भी आप उस तरह से पहुंचा पाते हो। जी लेकिन जी। फिर भी जो एक श्रोता समुदाय है या एक जो दर्शक समुदाय है, जो अपना समय खर्च करके और किसी तरह बड़ी बड़ी दूरी से अपने साधन जुटा के आपका या किसी का भी कार्यक्रम सुनने आता है, जी तो जी। वो उसको उसी तरह के आनंद का फिर से इंतजार रहेगा। बिल्कुल। अब ये जी तो देखिए समय ही बताएगा कि किस तरह से हम फिर वापस उसी ट्रैक पे आते हैं। साथ में ये भी चलता रहे, अब हमारे लिए एक ऑप्शन ये भी हो गया ना, ऑनलाइन का भी ऑप्शन है हमारे पास। और जब हाँ परिस्थितियां ठीक होंगी तो ऑफलाइन में भी जा सकते हैं। ऑफलाइन मोड मोड में क्या होता था सुनील जी कि जो दर्शक थे या श्रोता जो थे, कई बार नहीं भी हम्म, पहुंच पाते थे, बड़ा लिमिटेड ऑडियंस होता है, उन तक ही कलाकार अपनी कला को पहुंचाता है, जो लाइव हाँ परफॉर्मेंस होता हाँ है। उसके बाद फिर वो ठीक है अपनी यूट्यूब पर या किसी और माध्यम से अपनी रिकॉर्डिंग को उस पर पोस्ट कर देता है। तो ये दोनों ऑप्शन मुझे लगता है रहेंगे, आगे भी रहेंगे। और संगीत का और गायन वादन और जितनी भी हमारी कलाएं हैं वो आगे चलती रहेंगी और उनका भविष्य अच्छा ही रहेगा। तो मैं तो इस मामले में बड़ी आशावादी हूँ, आशावादी दृष्टिकोण से चलती हूँ, सकारात्मक सोच लेकर के, कि ये थोड़ा सा ग्रहण लगा है, ग्रहण का काल है। तो कुछ कलाकारों को इसमें बहुत दिक्कतें आई हैं व्यावसायिक रूप से, हाँ, उनका वही जैसे की बात म्यू- हो रही है, खा- फाइनेंशियल म्यू- क्राइसिस है। जी संगीत खासतौर से म्यूजिशियन तो बहुत ही मुश्किल में पड़े। जी। जी संगीतकार जी। जो संगीतकार लोग जो होते थे उनको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जी जी। बाकी तो ठीक ठाक ही चलिए। मेन कलाकार ने अपनी, हालांकि सहना उनके लिए भी आसान नहीं था, लेकिन फिर जी भी जी। संगीतकारों के लिए कठिनाई थी। और छोटे जो सब लोक कलाकार हैं, इसके अलावा आंचलिक सुनील कलाकार हैं। काम करते हैं ना स्टेज पे, जो अपने रोज के कार्यक्रम होते हैं जो लाइट म्यूजिक के हैं, मान लीजिए, हम्म जिनके हम्म। होटल्स में भी कई बेचारे परफॉर्म करते हैं वो लोग, तो उनकी तो नहीं मिल रहा ना उनको भी कुछ, उनको हाँ हटा नहीं। दिया वहां से। तो ये सब भी हम्म, दिक्कतें आती हैं, ये तो मैं मानती हूँ इन बातों को, ये सब हो रहा है। जी एक कठिन समय को व्यतीत कर रहे हैं हम सब सारे लोग मिलके। जी। जी जी। अच्छा, इन सब उपलब्धियों के बीच पे आपको आपके इस स्वप्न को प्रोत्साहित करने वाले माता पिता का जी योगदान आपको याद रहता होगा बराबर। बिल्कुल उनको बिल्कुल। है ना, माँ को मेरी कैसा लगता है आपको एक गायिका के रूप में देखकर? मेरी माता जी हैं, अभी करीब 85 ईयर्स ओल्ड हैं वो। और हाँ वो भी बड़ा एफबी पर सब पे सक्रिय रहती हैं और कुछ ना कुछ लिखती भी रहती हैं। अब गा तो नहीं पाती हैं वो। हाँ हाँ पिताश्री नहीं है, पिताजी नहीं है।
पर माता पिता तो जो है, मैं कहती हूँ ये वो ईश्वर का ही रूप होते हैं, कि आपके पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्म होते हैं जो आपको इतने अच्छे सुशिक्षित माता पिता मिलते हैं, संस्कारवान मिलते हैं। और सही आज मैं बात। जो कुछ अपने माता पिता और गुरुओं की बदौलत ही हूँ, जो उन्होंने मुझे इतना अच्छा माहौल दिया, इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, हाँ और एक अच्छा परिवार मुझे मिला। विवाह के बाद भी मुझे वैसा ही माहौल मिलता चला गया जैसा मैं चाहती थी, और मुझे सब तरफ से सपोर्ट मिला। तो मैं तो समाज से यही बार बार कहूंगी कि अपनी लड़कियों को खूब पढ़ाइए, खूब एजुकेट कीजिए, और उनको उनका संबल बनिए, उनको पूरा सपोर्ट कीजिए। क्योंकि ये सही कितने है। टैलेंट हमारे जो हैं वो बिखर जाते हैं विवाह के बाद। लड़कियां नहीं आगे बढ़ पाती हैं कि घर में परिवार में उनको सपोर्ट नहीं मिलता, उनको संबल नहीं मिल हाँ पाता है। तो मैं तो वो इस तो मामले में बड़ी खुश नसीब हूँ कि मुझे अपना परिवार से, मेरी बेटी भी है, बेटी से भी पूरा सपोर्ट मिलता है मुझे। तो पूरा मुझे इस तरह का सहयोग मिला है। और गुरुजन तो मुझे वाकई में कुछ ईश्वर की मेरे पे कृपा है, जो इतने अच्छे गुरु मिले हैं मुझे। मैं तो ये तो है। ईश्वर की बार बार धन्यवाद देती हूँ। अभी उनसे किस तरह से जुड़ी हैं आप? अभी गुरुजी से तो इंदौर में उनसे वार्तालाप होता रहता है, और वो हम्म। मार्गदर्शन देते रहते हैं फोन के माध्यम से भी, कभी ऑनलाइन, इस तरह से। तो अभी भी मैं कुछ कार्य कर रही हूँ। महाराज जी की कई बंदिशें हैं जो अभी प्रकाशाधीन है, हम्म। प्रकाशनाधीन है। तो अब की बार जो पुस्तक आएगी वो सारे जो अप्रचलित राग हैं उसमें हाँ वो रचनाएं हम लोग दे रहे हैं। तो अभी थोड़ा काम रुक गया है क्योंकि पब्लिकेशंस वगैरह भी, उनसे हाँ सबसे दोबारा बातचीत। जी दोबारा से सब प्रकाशन वगैरह शुरू होंगे तो फिर वो जी सब भी जी चीजें परिणाम पर आएंगी। ये तो है। जी। मैं लिखती रहती हूँ, वैसे अध्ययन खूब करती हूँ सब तरह का। आजकल पावर ऑफ नाउ ये एक बुक पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी है वो, कि जो प्रेजेंट हाँ मोमेंट है उसको, उस पर पूरा ध्यान दीजिए। पास्ट निकल चुका है, फ्यूचर अनसर्टेन है, जो अभी वर्तमान है, जो ये क्षण है, इस क्षण को पूरी तरह से जी लीजिए, क्योंकि ये सही। समय फिर वापस नहीं आएगा। और इसी में आनंद है, क्योंकि प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट मतलब भगवान का दिया हुआ प्रेजेंट है, गिफ्ट है। तो जो ये प्रेजेंट को आप खूब एंजॉय करिए, जैसी भी परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट कीजिए, तो ये तभी तो है। हमारा जीवन धन्य होगा। और ये समय, क्योंकि जो प्रेजेंट में हम काम करते हैं वही हमारा फ्यूचर बनता है। तो अभी ये जो समय है, ये क्षण है, ये पल है, इसको अपने साथ रखिए, और उसमें एक सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक कार्य करें हम लोग, और जितना हो सके हम समाज की सेवा करें। इधर ही कोई विशेष टास्क लेकर आप कोई काम शुरू करना चाहती हैं जो आपके मन में हो कि ये करना है या ये अधूरा है या इसको इसको कंप्लीट करना है आने हाँ, अब वाले मेरी दिनों में? ही है, गुरु की भी आज्ञा है मेरे गुरुजनों की, कि आप हाँ संगीत शिक्षण ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को दीजिए, संगीत का प्रचार कीजिए। हाँ प्रचार हाँ प्रचार प्रसार होना चाहिए अधिकाधिक शास्त्रीय संगीत का, विशेष रूप से। पर चूंकि मैं अपनी जॉब के साथ भी हूँ, अपनी नौकरी के साथ पेशे में हूँ, तो उतना समय मैं अलग से नहीं दे पाती हूँ। पर मैं जरूर कोशिश करती हूँ कि अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जिनमें पूरा सिंसियरिटी, जिनमें है हाँ। डेडिकेशन है, तो उनको मैं सिखाऊं। तो चाहे समय दूं, इस रविवार को या शनिवार को, जैसा मुझे समय मिलेगा। तो जैसे मैं सिखा रही हूँ अभी, कुछ तो स्टूडेंट्स मेरे कई साल से आ रहे हैं मेरे पास, उनको सिखा रही हूँ। पर आगे भी अच्छे बच्चे जुड़ेंगे तो मैं जरूर सिखाऊंगी। हाँ ये एक अच्छी बात है। और जो परफॉर्मेंस आपको कुछ ऐसे उस समय के असाइनमेंट भी रहे होंगे जो मई जून में होने वाले होंगे, फिर आपको कैंसिल करना पड़ेंगे, वो सब दोबारा होने की प्रतीक्षा होगी। रुक गए हैं, मैंने कुछ कार्यक्रम एफबी के थ्रू दिए, पर फेसबुक पे जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हम्म। अकम्पनिंग, या तो आपके साथ बैठे हैं, फिर उसमें माइक्रोफोन के साथ कनेक्ट करना, वो क्वालिटी नहीं आ पाती है गाने में। जो एक मंच पे बैठ के गाने में मजा आता है, रेडियो पे बैठ के, रेडियो में आज भी रेडियो के भी कार्यक्रम नहीं हो रहे, आकाशवाणी दूरदर्शन के भी, क्योंकि मैं रेडियो रेडियो बंद। आर्टिस्ट हूँ, तो वहां रेडियो भी बंद। नहीं हो रहा है हमारा, हाँ रिकॉर्डिंग्स बंद, कार्यक्रम नहीं हो रहे। तो इसलिए उस चीज को तो मिस कर ही रहे हैं हम, जो एक लाइव हाँ परफॉर्मेंस होती है उसको मिस कर रहे हैं जी। पर जल्दी ही कोशिश करेंगे कि इस तरह का भी तैयारी रहे, कि हम अपना घर से, और आर्टिस्ट भी, उनको भी बुला सकें हम, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए।
अब ये तो एक ऐसी कठिन स्थिति है कि सब, अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम दवाओं से की तरफ आ गए हैं। अब हर हर दिन किसी न किसी दवा के बारे में सुनने को मिलता है। तो ऐसा अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद महीने 2 महीने में ये सब फलीभूत होकर सामने आए। जी 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 एक एक न एक दवा कोई मानक बन जाए जो फिर सबके जी की प्राण रक्षा के लिए कार्य करे। जी तो जी इसकी हम वही है कि इसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं जी कि बिल्कुल। ऐसी दवा जल्दी आए जो हम इस पूरी दुनिया को दोबारा सरवाइव करने के लिए, फिर से उसी आबो हवा में जीने का जरिया बिल्कुल प्रदान करे। वो एक बात है। और बिल्कुल। कोई ऐसे उत्सव की याद करना चाहेंगे जो आपको आपके मतलब विशेष अनुभव की कारण खास बन गया हो इस बीच? संगीत पर, हाँ, शास्त्रीय संगीत। कोई गायन सभा, कई बार कुछ एक अच्छा कुछ ऐसा घटित होता है कि हम उसका श्रेय, तो जिसका जिक्र करना चाहते हैं प्रायः। जी जी कहीं कुछ ऐसी बात हो तो जरूर शेयर करिए। जी। वैसे तो हर कार्यक्रम अपने आप में यादगार होता है, और कार्यक्रम हम्म, में जाने से पहले एक एंजाइटी भी होती है कि जो हम प्रस्तुत करेंगे वो कैसा होगा, क्योंकि गले का गुणधर्म ऐसा होता है। वादक के लिए तो शायद फिर भी आसान होता हो, पर गायन वालों के लिए गले का पता नहीं चलता कब वो करवट लेगा और कैसा माहौल बनेगा वहां पर। तो ये तो हर कार्यक्रम में एक मन में बेचैनी तो रहती है, पर गुरुओं की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सब संभल जाता है। और जहां भी मैंने गाया मुझे बहुत लोकप्रिय, मतलब बहुत अच्छे कमेंट्स आए, पेपरों ने भी उसको रिव्यूज अच्छे लिखे। गोवा में कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। बॉम्बे में तो जितनी बार मैं गई बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा वहां पर। और इसके अलावा वाराणसी में, इलाहाबाद में, भोपाल में गाया। भोपाल में बहुत अच्छा भोपाल रहा भोपाल में कब गाया आप? जी। कब कब गाया था भोपाल में? भोपाल में करीब मुझे हो गए 10-11 साल हो गए होंगे इस चीज को। कितना पहले गाया था? तब से अभी तक जी, नहीं आना हुआ? उससे पहले हाँ भोपाल नहीं आना हो पाया। उसके बाद हाँ, कि मैंने राजकोट में गाया है, पूना में गाया है, और इधर जबलपुर में गाया, हाँ, चंडीगढ़ में गाया है अब याद भी नहीं आ रहा कितनी जगहों पर कार्यक्रम हुए हाँ। हैं। जी नहीं, इसे भोपाल का तो खैर लंबा गैप हो गया था। जी जी ये खैर, ये पूरे समय का ही हम लोग इंतजार करते हैं कि वह समय एक बार व्यतीत हो जाए तो फिर चीजें नई नए सिरे से शुरू करी जाए। जी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ये अच्छा है कि आप अकादमिक स्तर पर भी अपनी को सक्रिय बना के रखती है और किताबों पर लगातार काम करती है, क्योंकि जी ये भी एक जी बड़ी बात है कि परफॉर्मर अपना परफॉर्म करता है, उसका एक समय हो जाता है पूरा, उसकी उम्र हो जाती है। पर रिलेटेड किताबों को लेकर आप जो काम कर रहे हो वो आपको ज्यादा स्थायी जी देगा, पहचान और प्रतिष्ठा। और बल्कि जी। मैं कहता हूँ कि आपको लंबे समय तक लोग उस तरह से याद करेंगे, ऐसा एक कंट्रीब्यूशन एक स्कॉलर के रूप में भी किया। मुझे क्योंकि लगता है सुनील जी, क्योंकि हमारा संगीत का एक बहुत शास्त्रबद्ध थ्योरी है, तो हाँ, शास्त्र चिंतन करना ही चाहिए। केवल ये नहीं होना चाहिए कि हम परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं तो हमारा शास्त्र से कोई मतलब नहीं है। तो हाँ, मेरे गुरु ने भी मुझे हमेशा इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया कि मैं शास्त्र का हाँ, चिंतन, इतना अच्छा लिखा हुआ है हमारे गुणीजनों ने, हमारे जो हमारे पास प्राचीन ग्रंथ हैं उनका भी अवलोकन करना बहुत आवश्यक है। क्यों जो हाँ, उसमें जो म्यूजिकोलॉजी के जो टर्म्स हैं, और हमारा जो संगीत का इतिहास है उसके बारे में भी हाँ, जानकारी देना बहुत आवश्यक है। तो हम लोग थ्योरी, क्योंकि 50% यूनिवर्सिटी में, तो 50% तो आपको थ्योरी भी पढ़ाना होता है, और 50% आपका परफॉर्मेंस होता है। तो दोनों ही चीजों का संतुलन करके हम लोग रखते हैं। कोशिश रहती है कि सही। पढ़ाई लिखाई भी पूरा चलती रहे साथ में, ताकि हम हम्म, संगीत का भी तो चिंतन, हमें ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है जो संगीत के बारे में सोचें, संगीत का लेखन करें, म्यूजिक क्रिटिसिज्म, इसके लिए भी ऐसे लोगों की आवश्यकता है। नहीं तो कौन करेगा इन काम। जी मैं एक बात और आपसे चलते चलते पूछना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में कोई एक सबसे अच्छी सभा जो आपकी होगी, उस पर आप क्या प्रस्तुत करेंगी सबसे पहले, सबसे अंत में, वो आपको सुना दीजिए। या मुझे गा के सुनाना है या बोल के बताना है आपको? 2 लाइन 3 लाइन।
क्योंकि हम एक गायिका से बात कर रहे हैं, इसलिए संपन्न हो जाएगा अच्छा अच्छा। उसके बाद। जी जैसे जो वादन करते हैं तो कुछ वो बजा के सुना देते हैं। जी जी। एक मैं रागमाला आपके सामने गाती हूँ जो गुरुजी की बनाई हुई है। विहग सो उड़त मन गगन मध्य। उसमें कई रागों जी। का सम्मिश्रण है। विहग मतलब बिहाग, राग बिहाग बिहार। से होती है हाँ। वो। कि ये जो मन है वो विहग पक्षी की तरह उड़ता है। हमारा मन बहुत चंचल है, वो जी चलायमान रहता है। तो उस मन जी को जी। नियत करने के लिए एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है, कि बिल्कुल। जो वाणी का ईश्वर हो। हाँ। विहग सो उड़त मन गगन मध्य। विहग सो उड़त मन गगन मध्य। नटखट मनवा नहीं माने मोरा। ये मन आली नहीं धरत धीर। विहग सोडत मन गगन मंदे। भागेश्वर गुरु देत ज्ञान। वाणी का जो ईश्वर है गुरु, वो आपको ज्ञान देता है। तो राग बागेश्वरी में ही इसको गुरु जी ने बनाया है। बागेश्वर गुरु देत ज्ञान। माल को सो पाले मान तज अभिमान। ले सनमान विहग सो उड़त मन गगन मध्य। केदार गाये के हरि भज भव पार जाए तुम भव पार जाए तुम राग हमीर गाए अनुराग सो होत प्रीत मोहन सो। बेग आज दरबार में गावत। प्रभु के मधुर पिया चरण चित लावे। विहग सो उड़त मन गगन मध्य। नटखट मन पार नहीं माने मोरा। ये मन आली नहीं धरत धीर। विहग सोड़त मन गगन मध्य। यानी बिहाग जो है वो मन जो है हमारा विहग पक्षी की तरह। तो हम जितनी जगह चलायमान होता है ना ये मन, इसकी तासीर ही ऐसी इधर उधर भागता है। तो उस मन को केंद्रित करने के लिए संगीत से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। संगीत की शरण लें सब लोग। संगीत, साहित्य और जो कलाएं हैं ये हमें स्वयं से जोड़ती हैं। तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। और संगीत की भक्ति करेंगे तो इससे, गुरुजी कहते हैं, संगीत की भक्ति से शक्ति मिलती है। तो हाँ, कहीं ना आपको कहीं बोलना बोलना सब संगीत। भागेगा। और हम सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोच के साथ जिएं और अपना ध्यान अवश्य रखें। अवश्य ऐसे जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जरूर पहन के रखें और खाने पीने का अपना ध्यान रखें। तो कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत आभार आपका। आप इस कार्यक्रम में आई और
मन की बातें की आपने। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने मुझे बुलाया। सभी श्रोताओं का, दर्शकों का मैं आभार प्रकट सभी करती हूँ। सभी सुनने वालों का जी। और ध्यान इससे से। जुड़े रहिएगा, और भी अगले कार्यक्रमों में आप देखने भी आइएगा, आपको मैं भेजता रहूंगा कैसे इसकी यात्रा चलती रहती है बातों बातों में। अक्सर देख रही हूँ आपका ये शायद 198वां एपिसोड है शायद ये। 58। 58, हाँ जी। तो आप 158। कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सारे सब लोगों से जुड़ रहे हैं और इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं संगीत का और सब साहित्य का। आपको भी बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ। ये सब नमस्कार। यूट्यूब में संग्रहित है, हमारे सब देखने वालों को भी पता चलेगा। यूट्यूब पे हमारा जो सुनील मिश्र का जो हमारे नाम से चैनल है, उसमें मिल जाएगा ये। इसमें हमने दे रखा है इंस्टाग्राम में। तो जी आप जी। शेष इंटरव्यू भी कभी आपको लगे, आपका जो इंटरव्यू है ये मैं शाम तक रात तक आपको भेज दूंगा लिंक इसका। अवश्य। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।